morning to all. We are starting with chapter cost sheet. कॉस्ट शीट क्या होता है? इज एन स्टेटमेंट जिसमें सारी कॉस्ट का बिल्डअप और ब्रेकअप आपको दिखाई देता है। मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने से लेके बेचने तक में जितनी कॉस्ट लगी है उसका सम टोटल भी दिखाई देगा और उसका ब्रेकअप भी दिखाई देगा। ठीक है, मतलब इनफैक्ट अगर आपको एक प्रोडक्ट की लागत जाननी है राइट फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको कहां पे दिख सकती है? कॉस्ट शीट में। ठीक है, आप एक प्रोडक्ट को बनाने में और बेचने में जितना पैसा लगाते हो उन सबको अगर एक स्टेटमेंट फॉर्म में एक जगह पे जोड़ दिया जाए तो उसी को क्या बोला जाता है? कॉस्ट शीट। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में कॉस्ट शीट को डिफाइन कीजिए। पहले क्या होता है? कॉस्ट शीट is a statement which shows the breakup का मतलब एक एक खर्चा अलग अलग दिखाई देगा, and build-up of cost. There are two things, breakup and build-up. ब्रेकअप का मतलब आपको बाइफर्गेशन मिलेगी कॉस्ट की, एक एक कॉस्ट अलग अलग दिखाई देगा, एंड बिल्डअप का मतलब एग्रीगेट भी दिखाई देगा, इकट्ठा भी दिखाई देगा आपको। अगर हम एक प्रोडक्ट के बनाने से लेके बेचने तक की बात करें तो उसमें क्या क्या खर्चे लगते हैं? खर्चे लगते हैं प्रोडक्शन के, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन के। अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, तो मेरे यहां क्या क्या खर्चे लगते होंगे? प्रोडक्शन के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे और मार्केटिंग के खर्चे। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रोडक्शन के खर्चे कैसे होते हैं? प्रोडक्शन के कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो फैक्ट्री में लगते हैं, लेकिन सारे के सारे खर्चे फैक्ट्री में ही नहीं लगते। प्रोडक्शन के मोस्टली खर्चे 90% खर्चे कह लीजिए या 95% कह लीजिए, 99% कह लीजिए, खर्चे कहां लगते हैं? फैक्ट्री में। लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज दैट कि 100% खर्चे प्रोडक्शन के फैक्ट्री में ही लगते हैं। प्रोडक्शन के कुछ खर्चे फैक्ट्री के बाहर भी लग सकते हैं। एग्जाम्पल से इस बात को पहले समझते हैं कि क्या फैक्ट्री के बाहर भी प्रोडक्शन के खर्चे लगते हैं क्या? एक बात बताइए, आप बस खर्चे को क्लासिफाई कीजिए कि ये जो हम खर्चा बोलने जा रहे हैं ये क्या है? प्रोडक्शन का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, या फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का है? आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ साड़ी, विमेन वियर साड़ी बनाते हैं हम। ठीक है, उसकी डिजाइनिंग पहले कराते हैं। ठीक है, जो आर्टिस्ट है वो डिजाइन बनाता है कि कैसा प्रिंट आना चाहिए साड़ी पे। ठीक है, हम जो आर्टिस्ट को पेमेंट कर रहे हैं डिजाइन बनाने के लिए, ये कैसा खर्चा है? बस क्लासिफाई कीजिए आउट ऑफ दीज थ्री, प्रोडक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मार्केटिंग है। हाँ, प्रोडक्शन का खर्चा है ये, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। डिजाइन बनाना और फिर उसको प्रिंट करना इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, दिस हैज नथिंग टू डू विथ एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट हैज नथिंग टू डू विथ इवन मार्केटिंग, राइट? ये प्रोडक्शन का खर्चा है। अब हम आपसे ये पूछेंगे कि जो बंदा डिजाइन बना रहा है साड़ी के लिए, जो आर्टिस्ट डिजाइन बना रहा है साड़ी के लिए, वो क्या फैक्ट्री में ये काम कर रहा है या कहीं बाहर बैठ के, हो सकता है ऑफिस में बैठ के ये काम कर रहा हो? बिल्कुल फैक्ट्री के बाहर काम कर रहा होगा। कोई जरूरी तो ही ना उस आर्टिस्ट को हम फैक्ट्री में बैठा के डिजाइन बनवा रहे हैं उससे। ठीक है, खर्चा प्रोडक्शन का है लेकिन फैक्ट्री में नहीं लगता है। आई बात समझ में? तो हम यहां पे लिखने जा रहे हैं कि प्रोडक्शन के खर्चे फैक्ट्री में होते हैं, दूसरा आउट ऑफ फैक्ट्री भी हो सकता है। और एग्जांपल लिया जाए, अगर आप इन बातों को समझ लेंगे तो आपको कॉस्ट शीट अंदर से समझ में आने लग जाएगी। हालांकि कॉस्ट शीट इज एन स्टेटमेंट, ये एक प्रेजेंटेशन है और ये एक फॉर्मेट है, ठीक है,
जो आपको बेसिकली रट लेना होता है कि इस तरीके से इस ऑर्डर में हम खर्चे को जोड़ते हैं, राइट। बट इफ यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स तो आपको समझ में आने लग जाएगी कि कॉस्टिंग ऐसी बनी ही क्यों है। दूसरी बात करते हैं आपसे, पता है रॉ मटेरियल जब हम मशीन में डालते हैं तो उसके पहले रॉ मटेरियल को इंस्पेक्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि रॉ मटेरियल सही है कि नहीं, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल सही नहीं होगा तो पता है क्या परेशानी होगी, मेरा फिनिश गुड्स बनाने तक का सारा खर्चा बेकार हो जाएगा। या सोच के देखिए हम जींस की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो कपड़े ही अगर डिफेक्टिव थे जिस पे हमने शुरू कर दिया प्रोसेस, तो लेबर के सारे चार्जेस भी क्या होंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो पता है हम करते क्या है, जैसे ही रॉ मटेरियल पे प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं उससे पहले रॉ मटेरियल को इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि वो प्रॉपर है कि नहीं है। रॉ मटेरियल की इंस्पेक्शन का खर्चा लगा, हमें जानना आपसे यह है कि वेयर विल यू क्लासिफाई इट, विल यू क्लासिफाई इट एज प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग। रॉ मटेरियल को इंस्पेक्ट किया, ये कैसा खर्चा है, ऑफिस का खर्चा, प्रोडक्शन का खर्चा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, प्रोडक्शन का खर्चा है। अब हमें एक बात बताइए, क्या ये प्रोडक्शन का खर्चा फैक्ट्री में ही हो रहा होगा, क्या हम फैक्ट्री में बैठ के इंस्पेक्ट कर रहे होंगे, नहीं, स्टोर डिपार्टमेंट मेरा अलग से है, ठीक है, फैक्ट्री में हो रहा होगा ऐसा पॉसिबल है, हम ये कह रहे हैं, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि वो फैक्ट्री में ना हो रहा हो, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है कि मेरे पास एक स्टोर डिपार्टमेंट है और उस स्टोर डिपार्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं, पहले इंस्पेक्शन कर लेते हैं रॉ मटेरियल की, तो द एक्सपेंस इज रिलेटिंग टू प्रोडक्शन बट दैट इज नॉट इंकर्ड इन फैक्ट्री। बात समझ में आ रही है। और बात करते हैं हम आपसे, आई एम प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स, ठीक है, लेकिन हम फिनिश गुड्स को बनाते ही मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते, हम उन्हें तुरंत ही मार्केट में भेज नहीं देते हैं, पहले हम क्या करते हैं, फिनिश गुड्स को भी चेक कराते हैं, क्योंकि अगर हमने फिनिश गुड्स को चेक नहीं कराया तो 100 यूनिट में 1-2 यूनिट डिफेक्टिव भी होती हैं, अगर वो मेरे कस्टमर तक पहुंच गई तो मेरी रेपुटेशन मार्केट में खराब हो जाएगी और इनफैक्ट मेरी कॉस्ट भी ज्यादा जाएगी। हम उसे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से भेजेंगे, फिर कस्टमर कहेगा नहीं भाई आपकी पीस डिफेक्टिव है, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा के उसे वापस मंगाएंगे। तो व्हाट आई डू कि जब मेरी प्रोडक्शन तैयार हो जाती है तो हम उसके फिर से इंस्पेक्शन करा लेते हैं, फिनिश गुड्स इंस्पेक्शन, ठीक है। आपसे जानना यह है कि फिनिश गुड्स को इंस्पेक्ट कराया, ये जो मेरी कॉस्ट इंकर हुई, ये कौन सा खर्चा कहेंगे आप, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग? इट्स अगेन रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन का हिस्सा है, इससे ही आप जान पा रहे हो कि कौन कौन सा प्रोडक्ट आपका तैयार हुआ है। बेसिकली जब तक डिफेक्टिव यूनिट पता नहीं चलेगी, आपको पता कैसे चलेगा कि कितना माल आपने तैयार किया है, मेरा माल तैयार हुआ है कि नहीं, यही जानने के लिए तो आप ये खर्चा लगा रहे हैं। दिस ऑल टुगेदर रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। जब आप फिनिश गुड्स को भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं तभी आपको पता चलता है यस दिस इज व्हाट आई हैव प्रोड्यूस्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बताइए ये जो हम फिनिश गुड्स की इंस्पेक्शन करा रहे हैं, इज इट नेसेसरीली टू बी हेल्ड इन फैक्ट्री? नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन सो, दिस मे बी इंकर्ड आउट ऑफ फैक्ट्री। आई होप ये पिक्चर क्लियर हो गई आपको। अभी तक आपने जितना कुछ भी पढ़ा है उनसे आपको ये आइडिया हो गया था कि मेरे जो खर्चे होते हैं एक 3 लेवल पे होते हैं, एक प्रोडक्शन का खर्चा होता है, ठीक है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होता है और तीसरा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होता है। इतनी जानकारी आपको थी, ठीक है। आज यही समझाना जरूरी था कि जो प्रोडक्शन का खर्चा होता है, माइंड मेकअप होता है कि वो कहां होता होगा, फैक्ट्री में, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप मेरे साथ साथ बोलना शुरू करिए कि खर्चे कहां कहां इंकर होते हैं, कैसे होते हैं। हम कहेंगे फैक्ट्री का खर्चा, पहले क्या बोलेंगे, फैक्ट्री का खर्चा, फिर क्या बोलेंगे, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस, अदर प्रोडक्शन के खर्चे, फैक्ट्री के खर्चे, फिर क्या बोलेंगे, अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो आइए अब इस बातों को हम जो 3 भाग में बात करते थे उसको और फर्दर क्लासिफाई करके बात करें। एज बिकॉज कॉस्ट शीट क्या है, ये आपको प्रॉपर ब्रेकअप देता है खर्चों का, ठीक है। तो अब देखिए मेरे बोलने का तरीका आज से परिवर्तित हो गया। क्या बोलने जा रहे हैं, अब सुनिए। हम बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट होता है, लेकिन सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट से प्रोडक्शन कॉस्ट पूरी नहीं हुई, अभी कुछ बच गया, तो उसको क्या बोलेंगे, अदर
प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, और उसके बाद बोलेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोल लीजिए, मार्केटिंग बोल लीजिए, इज वन एंड द सेम थिंग, राइट। ठीक है, चलिए कुछ और बात करते हैं आपसे, थोड़ा सा और एग्जांपल देते हैं। अदर प्रोडक्शन कॉस्ट को ही ज्यादा अच्छे से समझना है यहां पे। In order to manufacture a product, I started with an research. ठीक है, my research was successful. Thereafter, I went for development, and thereafter, I had arrived at a formula for manufacturing a product. ठीक है, यानी हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे किए एक प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए। आपसे हमें ये जानना है कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा कौन सा खर्चा कहेंगे आप, प्रोडक्शन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, या फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। रिसर्च वॉज इन ऑर्डर टू डेवलप अ फॉर्मूला फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाए उसका रिसर्च हमने किया था। इस रिसर्च के खर्चे को कहां पे ले जाना चाहेंगे आप, प्रोडक्शन। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि वेदर दिस प्रोडक्शन एक्सपेंस इज इंकर्ड इन फैक्ट्री। नहीं, वो जो भी रिसर्चर्स थे, ठीक है, दे वर नॉट सिटिंग इन फैक्ट्री एंड डूइंग देयर रिसर्च, ठीक है, दिस वाज हेल्ड आउटसाइड द फैक्ट्री, ठीक है, तो वो कहां चला जाएगा, अदर प्रोडक्शन कॉस्ट। तो हैव यू अंडरस्टूड दीस फोर थिंग्स, फैक्ट्री कॉस्ट, अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। चलिए अब अगली बात समझते हैं, फैक्ट्री में खर्चे क्या क्या लगते हैं। फैक्ट्री में खर्चे क्या क्या लगते हैं, फैक्ट्री में लगता है डायरेक्ट कॉस्ट, और क्या लगता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी। और बाकी ये जो सब होते हैं ना, ये तो हमेशा ही क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ही। डायरेक्ट कॉस्ट कहां लगती होगी, डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, चलिए हम फिर से आपसे बात कर लें। डायरेक्ट कॉस्ट मींस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, कहां लगते होंगे ये, फैक्ट्री में। बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो कहां लगता होगा, फैक्ट्री में, ठीक है। आप तो जानते ही कॉस्ट होती ही क्या है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ठीक है। मटेरियल एंड लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये तो कहां लग रहा होगा, फैक्ट्री में, ठीक है। यानी बाकी जगह पे जो कुछ भी लगते हैं वो क्या होते हैं, ओवरहेड्स, ठीक है। अब कॉस्ट शीट क्या कहता है, कॉस्ट शीट कहता है एक प्रेजेंटेशन बनाओ, इन सभी खर्चों को जोड़ दो तो यही होती है टोटल कॉस्ट, यही तो कहता है, सिंपल सी बात, कहता है इन सारे खर्चों को जोड़ दो तो वो क्या कहलाएगी, टोटल कॉस्ट, ठीक है। जोड़ने का तरीका क्या होगा, आइए समझते हैं। कहता है फैक्ट्री के जितने खर्चे हैं उनकी जोड़ लगा दीजिए, उसे कहा जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री में जितने खर्चे होते हैं उनकी जोड़ लगा दीजिए, उन्हें क्या बोला जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद कहता है बाकी प्रोडक्शन में जितने खर्चे लगते हैं उनको भी जोड़ दीजिए, तो उसे कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। रिपीट करते हैं अपनी बात, फिर से सुनिएगा। फैक्ट्री के सारे खर्चे जोड़ देंगे तो क्या बोला जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में बाकी प्रोडक्शन के खर्चे जोड़ देंगे तो क्या कहा जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद अगर ये दोनों खर्चे भी हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। रिपीट करते हैं अपनी बात, इतना सा याद कीजिए, छोटी सी बात। अगर हम फैक्ट्री कॉस्ट में अदर प्रोडक्शन कॉस्ट जोड़ देंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे, बोलिए, हम इसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ देंगे तो इसको क्या कहा जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स।
ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही और क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है टोटल कॉस्ट, इसी को टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। चलिए आइए फर्दर समझते हैं। अब हम आपको पूरी कॉस्ट शीट डायग्रामेटिकली समझाते हैं, ठीक है। देखिए ये है फैक्ट्री, दिस इज फैक्ट्री, ये है एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली एक मेरा फैक्ट्री होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, तो एक मेरा फैक्ट्री होगा, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, जहां ऑफिसेज हैं, ठीक है, और तीसरा जहां हम मार्केटिंग के खर्चे करते हैं, जहां से दैट इज कॉल्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली। लेकिन इनके अलावा भी कुछ खर्चे लगते हैं, जैसे क्वालिटी कंट्रोल। व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल? रॉ मटेरियल को पहले हम चेक करते हैं, ठीक है, कहीं स्टोर वगैरह में करते होंगे, वहां भी तो खर्चे लगते हैं। तो ये तो मेन हो गया कि फैक्ट्री है, ऑफिस है और मार्केटिंग है, ठीक है। उसके अलावा छुटपुट और भी बड़े सारे खर्चे हैं, ठीक है, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल। व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल? इंस्पेक्टिंग द रॉ मटेरियल एंड इंस्पेक्टिंग फिनिश गुड्स, ठीक है। और बोलिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि जो प्राइमरी पैकिंग होती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी पैकिंग, डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी पैकिंग एंड सेकेंडरी पैकिंग? प्रोडक्ट को जो हम पैक करते हैं वो प्राइमरी पैकिंग होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 50 पीस का एक बड़ा बॉक्स बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी पैकिंग। जो सेकेंडरी पैकिंग होती है वो तो मार्केटिंग का खर्चा है, ठीक है, वो सेलिंग में जाता है, ठीक है। जो प्राइमरी पैकिंग का खर्चा है, जरूरी नहीं है कि आप प्राइमरी पैकिंग फैक्ट्री में ही करते हो। फैक्ट्री में हमने शर्ट बनाई और पैकिंग कहीं बाहर होती है, ठीक है, फैक्ट्री से माल बाहर निकल जाता है, वहां पैकिंग होती है, तो पैकिंग के खर्चे, ये भी खर्चे रिलेट किससे करते हैं? प्रोडक्शन से ही, पैकिंग का खर्चा। ठीक है, अब फैक्ट्री में क्या क्या खर्चे लगते हैं उसकी बात करते हैं। व्हाट ऑल एक्सपेंस डू वी इंकर इन फैक्ट्री? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये तो डायरेक्ट खर्चे हो गए फैक्ट्री के। और फैक्ट्री में जितने इनडायरेक्ट खर्चे लगते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, चलिए अब मेरे साथ साथ आप भी रिपीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऐसे सोचेंगे, फैक्ट्री में जो खर्चा लगता है उसे जोड़ना है। क्या क्या जोड़ें? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, क्या बोला जाएगा इसे? फैक्ट्री कॉस्ट। फिर फैक्ट्री के इर्द गिर्द और कितने खर्चे हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, उनको इसके ऊपर चिपका दीजिए। ये लाइए यहाँ पे, ये खर्चा भी यहीं पे लाइए, ये खर्चा भी यहीं पे लाइए, इस सबको जोड़ दीजिए।
इन सबको जोड़ देंगे तो फिर क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, हम लोग को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम दिमाग खुला रखें। ठीक है, कि पहले सबसे खर्चा कहां लगता है, फैक्ट्री में। ठीक है, फैक्ट्री में डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, डायरेक्ट लेबर लगेगा, फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज फैक्ट्री कॉस्ट। फिर क्या करना है उसके बाद, और भी प्रोडक्शन के जितने खर्चे उनको जोड़ देना है। ठीक है, जो बेसिकली हम ऐसे कहते हैं फैक्ट्री के इर्द गिर्द नाचते हैं, हम ऐसे बोलते हैं इन खर्चों को, वो खर्चे जो फैक्ट्री के इर्द गिर्द नाचते हैं। ठीक है, उनको भी जोड़ दिया तो क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये जो ऑफिस में खर्चा लग रहा है और मार्केटिंग में खर्चा लग रहा है, ये कैसा कॉस्ट है, पीरियड कॉस्ट है। समय बीतेगा तो ये भी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इन सबको भी हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। सबको इतनी बात समझ में आई? तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री के इर्द गिर्द वाले खर्चे, ऑफिस के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, कुल मिला के हो गए कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अब थोड़ा सा और बात डीप में जानी होगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब होता है जो माल आपने बेचा है उसकी टोटल कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो माल आपने बेचा है उसकी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ द यूनिट सोल्ड। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल, हम लिख के बात करते हैं आपसे। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब होता है टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड। अब आप हमको एक बात बताएंगे कि क्या यह आवश्यक है कि जितना माल हमने बनाया वो पूरा माल बेच दिया हो? नहीं, ये तो आवश्यक नहीं है। तो क्या खर्चा ऐसे जुड़ा जाना चाहिए, फैक्ट्री का जितना खर्चा लगा, फैक्ट्री के इर्द गिर्द जितना लगा, जितना एडमिनिस्ट्रेशन लगा, जितना सेलिंग लगा? नहीं, ये तो अगर हम पूरा खर्चा जोड़ दिए तो पूरा माल जो तैयार हुआ उसकी लागत आ गई। बात समझ में आ रही है? लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, जो माल आपने बेचा उसकी लागत। कॉस्ट शीट का एक दूसरा काम भी है प्रॉफिट बताना आपको। अब प्रॉफिट आपको तभी चलता है जब आप सेल में से, प्रॉफिट तभी पता चलेगा जब आप सेल में से क्या घटाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल। अगर 100 यूनिट बेचे हैं और प्रॉफिट जानना है तो 100 यूनिट का खर्चा घटाइए। अगर 100 यूनिट बेचे हैं उसमें से 150 यूनिट का खर्चा घटा देंगे तो प्रॉफिट थोड़ी ना पता चलेगा। ठीक है, तो अब क्या करें, आइए समझते हैं अब क्या करना है। लुक एट द कॉस्ट शीट नाउ। आई हैव टोल्ड यू कि आपको सबसे पहले मटेरियल का खर्चा जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कौन से माल का, जो माल आपने बेचा है। ठीक है, तो पहले हम लोग फोकस करते हैं कितना माल बना है। ठीक है, फिर उसमें से हम देखेंगे कितना माल बिका है। ठीक है, इस तरीके से कंसंट्रेट करेंगे। पहले बना कितना है, उस पे क्या खर्चा लगा ये देखते हैं, फिर बिका जितना है उस पे कितना खर्चा लगा ये देख लेंगे। क्लियर है बात सबको? एक बात बताइए, अगर 500 यूनिट आपने रॉ मटेरियल खरीदा और 400 यूनिट ही रॉ मटेरियल को आपने कंज्यूम कराया है, 100 यूनिट एज इट इज रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, तो आपको खर्चा कितनी यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल का जोड़ना चाहिए? जितना कंज्यूम कराए हैं, ना कि जितना परचेज किए हैं, क्योंकि हमें खर्चा उन यूनिट्स का निकालना है जो हमने बेचा है। अरे बेचे कौन सी यूनिट होंगे, इनफैक्ट जो बनाई होगी, जो बनाई ही नहीं क्या वो बेच दिए होंगे, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो आउट ऑफ 500 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल, इफ यू हैव कंज्यूम्ड ओनली 400 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल, यू नीड टू ऐड कॉस्ट ऑफ ओनली 400 यूनिट्स। तो पता है जो हम यहां पे रॉ मटेरियल बोल रहे थे, आपको समझ में आ गया कि डायरेक्ट मटेरियल का क्या चीज ऐड करना है, कंजप्शन। Because when I was saying direct material, so there might be a confusion in your mind कि what has to be added in respect of direct material. Have we need to add purchases of raw material, or we need to add consumption of raw material? We need to add consumption of raw material. Come to the cost sheet. आइए देखिए, यही बात यहां पे भी लिखता है, कहता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में आप ऐड कर दीजिए परचेजेस और इसमें से लेस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। व्हाट यू विल गेट, रॉ मटेरियल कंजप्शन। ओपनिंग 500 यूनिट थी, 300 यूनिट आपने परचेज की और 100 यूनिट क्लोजिंग में बच गई, तो कंज्यूम कितना की है,
500 ओपनिंग में थी, 300 परचेज की, 800, 100 क्लोजिंग में बच गई, तो 700 कंज्यूम किए, 700 यू हैव कंज्यूम्ड। ठीक है, ओपनिंग वॉज 300, परचेजेस ओपनिंग वॉज 500, परचेजेस वॉज 300, 500 300 800 माइनस क्लोजिंग 100, 700 इज द कंजप्शन। ठीक है, तो लागत भी तो कॉस्ट भी तो ऐसे ही जोड़ेंगे। अभी हम यूनिट में बात कर लिए, यही बात लागत में भी ऐसे ही बात की जाएगी, कॉस्ट में भी। ठीक है, कि 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपीस का ओपनिंग स्टॉक था, 3 लाख रुपीस का आपने परचेजेस किया, 8 लाख, 1 लाख रुपीस का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, तो कंजप्शन कितनी, 7 लाख रुपीस। यहां तक आप समझ गए, यही हमने लिखा था डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद इसमें जोड़िए डायरेक्ट लेबर। ठीक है, फैक्ट्री में कुछ डायरेक्ट लेबर भी लग रहे होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी जोड़ दीजिए। व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस? वो खर्चे जो पर यूनिट आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और हमने आपको बताया था कि नॉर्मली डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, एज बिकॉज क्योंकि कोई भी खर्चा जो डायरेक्टली पर यूनिट लग रहा होगा ना, वो या तो मटेरियल होगा या तो लेबर होगा। ठीक है, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉर्मली इनडायरेक्ट। लेकिन स्टिल इफ देयर इज एन एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, आप उसे ऐड कर दीजिए। इन सबको जोड़ के क्या कहा जाता है, प्राइम कॉस्ट। ये कहां लग रहा है, ये सब खर्चा फैक्ट्री में ही लग रहा है। तो चलिए सिंपल सी बात है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, फिर डायरेक्ट लेबर। आइए फिर से बात करते हैं लेबर पे। व्हाट इज दिस डायरेक्ट लेबर? इज इट डायरेक्ट लेबर चार्जेस पेड और डायरेक्ट लेबर चार्जेस इंकर्ड? इस बार का जो प्रोडक्शन हमने किया है बेसिकली, उसमें 5 लाख रुपए की मजदूरी बनती है, हमने दिया 3 ही लाख रुपए है, तो जोड़े खर्चा कितना, 5 लाख या 3 लाख? दिया 3 लाख रुपए, यानी 2 लाख रुपए बाकी है, देंगे। लेबर कितना जोड़ना चाहिए कॉस्ट में, 5 लाख रुपए की। तो दिस इज डायरेक्ट लेबर इंकर्ड। यानी अगर हम आपको क्वेश्चन ऐसा देते हैं, डायरेक्ट वेजेस पेड 5 लाख रुपीज एंड आउटस्टैंडिंग 2 लाख रुपीज, तो पता है लेबर चार्जेस कितना मानेंगे, 7 लाख रुपीज। ठीक है, क्योंकि हम जो माल तैयार कर रहे हैं हमको उसकी लागत जाननी है। बच्चों फिर अगर एक्सपेंसेस है भी तो होगा ही नहीं नॉर्मली, अगर है तो ये एक्सपेंसेस भी कौन सा होगा, पेड या इंकर्ड? इंकर्ड। ठीक है, जितना इस बार का लगा है, इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें जोड़ दिया। फैक्ट्री ओवरहेड को और भी बहुत नामों से पुकारा जाता है, ये सारे नाम पढ़ लीजिए क्या क्या और बोला जाता है। इसको वर्क्स ओवरहेड भी बोला जाता है, इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोला जाता है, और इसको प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोला जाता है। Factory overhead is also called works overhead, is also called manufacturing overhead, is also called production overhead. ठीक है, तो ये क्या है, फैक्ट्री का बाकी जितना इनडायरेक्ट खर्चा है। ठीक है, डायरेक्ट खर्चों के अलावा फैक्ट्री में और जितना भी खर्चा लगा, फैक्ट्री में और क्या क्या खर्चा लगता होगा, क्या चीजें आती हैं फैक्ट्री ओवरहेड में? फैक्ट्री का किराया, न तो डायरेक्ट मटेरियल न डायरेक्ट लेबर है, कहा जाएगा ओवरहेड। ठीक है, तो इस तरीके की जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे फैक्ट्री में लगते हैं उन सबको जोड़ दीजिए। व्हाट यू विल गेट इज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। हम ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट को क्या बोलते हैं, ये बात समझिएगा। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है इस बार फैक्ट्री में टोटल खर्चा कितना लगा। क्या बोलते हैं, इस बार का मतलब इस पर्टिकुलर पीरियड में, जिस पीरियड के लिए हम ये कॉस्ट शीट बना रहे हैं, इस पर्टिकुलर पीरियड में फैक्ट्री में कितना खर्चा लगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, साल के पहले दिन इस फैक्ट्री में पहले से ही पता है कितने का माल था, कुछ WIP पड़ी थी, मतलब पिछले साल का कुछ अधूरा काम पड़ा हुआ था, और जितनी WIP पिछले साल की पड़ी हुई थी एंड में वो 2 लाख रुपए की थी। कितने की थी WIP? 2 लाख रुपए की। और इस बार हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगाया है, 5 लाख रुपए का। ठीक है, और इस पीरियड के अंत में फैक्ट्री खाली हो गई है, सब चीज बाहर आ गया, तो जो माल फैक्ट्री के बाहर आया वो कितने का है, 7 लाख रुपए का। रिपीट करते हैं, साल के पहले दिन, मान लीजिए ये पीरियड जिसकी हम कॉस्ट शीट बना रहे, दिस इज 1 ईयर पीरियड।
साल के पहले दिन फैक्ट्री में कुछ WIP पड़ी हुई थी, कितने की? 2 लाख रुपीस। ठीक है, इस बार टोटल फैक्ट्री में हमने खर्चा कितना लगाया? अभी तक उसी की तो बात हो रही थी। व्हाट वाज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब यही होता है अभी तक इस साल फैक्ट्री में कितना खर्चा लगा, पूरा मटेरियल जोड़ दिए, पूरा लेबर जोड़ दिए जो लगा, पूरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दिया, और फैक्ट्री में जितने इनडायरेक्ट खर्चे थे वो भी जोड़ दिए। तो बेसिकली वो क्या था, इस पीरियड में फैक्ट्री में कितना खर्चा लगा। साल के बिगिनिंग में 2 लाख रुपए की WIP पड़ी थी, 5 लाख रुपए इस बार और हमने फैक्ट्री में झोंक दिया। ठीक है, और अब फैक्ट्री साल के अंत में फैक्ट्री में कुछ भी नहीं है, सब चीज बाहर है फैक्ट्री के। तो एक बात बताइए, जो माल फैक्ट्री के बाहर आ रहा है वो कितने का है? 7 लाख रुपए का। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो माल फैक्ट्री के बाहर आएगा वो माल वेयर हाउस में जाएगा, और वेयर हाउस से भी जो माल निकलेगा वही बिका है माल। तो पता है आपको कैसे दिमाग लगाना है, फैक्ट्री से माल कौन सा बाहर आया, फिर कौन सा वेयर हाउस में घुसा, और फिर कौन सा वेयर हाउस से बाहर आया, आपको यहां तक पहुंचना होगा। जो माल वेयर हाउस के बाहर गया फिर वो क्या हुआ, बिका। ठीक है, तो हमको पकड़ के लाना है पहले फैक्ट्री से कितनी लागत बाहर आ रही है। ठीक है, ओपनिंग में 2 लाख रुपए की WIP थी, 5 लाख रुपए की लागत और लगाए तो 7 लाख रुपए का माल बाहर आ रहा है। अच्छा, फिर से बात करते हैं, साल के पहले दिन फैक्ट्री में कुछ भी नहीं था, कोई WIP नहीं थी। इस बार आपने 5 लाख रुपए टोटल झोंके फैक्ट्री में, मतलब लगाए। ठीक है, और साल के अंत में 1 लाख रुपए की WIP बच गई, तो जो माल बाहर जा रहा है फैक्ट्री के वो कितने का होगा? 4 लाख रुपए का। फिर से क्वेश्चन करते हैं आपसे, साल के पहले दिन 2 लाख रुपए की WIP थी, WIP एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 2 लाख रुपीस, टोटल कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड वाज 5 लाख रुपीस, एंड एट ईयर एंड WIP वाज 1 लाख रुपीस। ओपनिंग में WIP कितना? 2 लाख। बच्चों, इस बार हमने फैक्ट्री में टोटल खर्चा कितना लगाया, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, यही तो बोलते हैं। व्हाट इज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट? हम जोड़ देते हैं मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड, जितना लगा इस पीरियड में। ठीक है, वो कितना था मेरा? 5 लाख। क्लोजिंग में WIP, क्लोजिंग में WIP का मतलब फैक्ट्री में ही रह गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन WIP एंड फिनिश्ड गुड्स? जो फैक्ट्री में ही रह जाए वो WIP है, मतलब तभी तो अभी काम होना बाकी है, तभी तो फैक्ट्री में रह गया। और जो माल फैक्ट्री के बाहर आ जाए वो क्या है? फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, what do you mean, what I mean by saying closing WIP? closing WIP I mean कि ये इतना माल फैक्ट्री में रह ही गया, निकल नहीं पाया बाहर इस पीरियड में। क्लोजिंग में WIP 1 लाख रुपए का। अब आप हमको बताइए कि जो माल फैक्ट्री के बाहर आया वो कितने का? 2 लाख का पहले से था, 5 लाख रुपए आपने और लगा दिए, 7 लाख रुपए हो गए, 7 लाख रुपीस। 1 लाख रुपए का माल रह गया, यानी 6 लाख रुपए का माल बाहर आया फैक्ट्री के। ठीक है, आइए अब यही एडजस्टमेंट करना है हमको। अब ये नहीं जानना है कि फैक्ट्री में कितना खर्चा लगा, हमको तो प्रॉफिट जानना है। प्रॉफिट जानने के लिए ये जानना है कि माल जो बिका वो कितने का था। तो माल अगर बिका है तो वो वेयर हाउस से बाहर गया होगा, और वेयर हाउस से बाहर तभी गया होगा जब फैक्ट्री से पहले वो बाहर होके वेयर हाउस में आया होगा। वेयर हाउस से माल तो तब निकला होगा ना जब फैक्ट्री से घूम के वो कहां आया होगा, वेयर हाउस आया होगा। तो शुरू से बात कर रहे हैं, पहले देखें तो वेयर हाउस में गया कितना है, पहले उस पर तो दिमाग लगाएं। तो वेयर हाउस में गया कितना है, इस पे दिमाग लगाने के लिए पहले ये सोचना होगा फैक्ट्री से बाहर कितना आया है। और ये बात समझ में? तो अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। हमने कहा ये रहा मेरा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको कहा जाता है ग्रॉस वर्क कॉस्ट भी, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या फिर ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। और इसको हम क्या बोलते हैं, आइए मेरे साथ साथ मेरी भाषा में बोलिए इसको। रटने वाले बच्चों के लिए तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ही है, लेकिन समझने के लिए क्या है, व्हाट इज दिस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट? इस पर्टिकुलर पीरियड में जिसकी हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं, उस पीरियड में फैक्ट्री में कितना खर्चा लगा, ये होता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। और इसको बहुत आसान तरीके से हम ऐसे बोलते हैं, इस बार फैक्ट्री का खर्चा, इस बार का फैक्ट्री का खर्चा। ठीक है, जब हम इसमें ओपनिंग WIP ऐड कर देते हैं, जैसा आपने किया था, 2 लाख ऐड किया और 1 लाख लेस किया, और क्लोजिंग WIP को हम लेस कर देते हैं, साल के बिगिनिंग में कितना माल और साल के अंत में फैक्ट्री में कितना माल रह गया, ये जब हम एडजस्ट कर देते हैं तो हमें पता चलता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं जो माल फैक्ट्री के बाहर आया, जो माल फैक्ट्री के बाहर आया उसका फैक्ट्री का खर्चा।
खर्चा कितना? फैक्ट्री वाला ही। लेकिन जो माल फैक्ट्री के बाहर आया बस उसका फैक्ट्री का खर्चा। आई बात समझ में यहां तक? व्हाट इज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट? इस बार का फैक्ट्री का खर्चा। व्हाट इज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट? इस बार का फैक्ट्री का खर्चा। ठीक है। व्हाट इज नेट फैक्ट्री कॉस्ट? जो माल फैक्ट्री के बाहर गया, जो माल फैक्ट्री के बाहर गया उसका फैक्ट्री का खर्चा। ठीक है। जो माल फैक्ट्री के बाहर गया उसका फैक्ट्री का खर्चा, लेकिन ये टोटल प्रोडक्शन का खर्चा नहीं है। ठीक है। वो माल जो फैक्ट्री के बाहर आया है उस पे बाकी जो लोग हैं ये लोग कहते हैं अरे कहां जा रहे हो, ये देखो ये कहता है कहां जा रहे हो, मेरा खर्चा नहीं लेके जाओगे क्या? हम भी तो तुम्हारी वजह से ही थे, हमको कहां छोड़ के जा रहे हो? वो लोग अपना धकाधक खर्चा फेंक देते हैं इसके ऊपर, कहते भागना नहीं, मेरा खर्चा कौन लेके जाएगा? ये लोग अपना खर्चा चिपका देते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट फैक्ट्री में लगा हुआ इस बार का खर्चा। नेट फैक्ट्री कॉस्ट जो माल फैक्ट्री के बाहर गया, जो माल फैक्ट्री के बाहर गया उसका फैक्ट्री का खर्चा। और जब फैक्ट्री के बाहर जाता है तो बाकी लोग क्या बोलते हैं? कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, मेरा खर्चा कौन लेगा, मेरा खर्चा कौन लेगा, और सब चिपका देते हैं अपना खर्चा। ठीक है। सारे लोग अपना खर्चा चिपका देते हैं, और जब सारे लोग अपना खर्चा चिपका देते हैं तो इसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आइए देखिए, ये रहा नेट फैक्ट्री कॉस्ट, उसके बाद बाकी खर्चे चिपक रहे हैं इसमें। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। ठीक है। फिर देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। आइए एक और बात सुनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो खर्चे होते हैं, मतलब ऑफिस के खर्चे। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? बेसिकली दिस इज ऑफिस। ऑफिस में दो प्रकार के खर्चे होते हैं। ऑफिस के सारे खर्चे ऑफिस के ही नहीं होते। ऑफिस में अगर खर्चा लग रहा है तो दैट मे बी रिलेटिंग टू प्रोडक्शन और दैट मे बी रिलेटिंग टू ऑफिस। मतलब इसका खर्चा या तो फैक्ट्री जैसा, प्रोडक्शन जैसा हो सकता है, या तो इसका खर्चा ऑफिस जैसा हो सकता है। अब हम समझाते हैं आपको कैसे। हमने कहा था साड़ी बना रही है मेरी फैक्ट्री, लेकिन साड़ी की डिजाइन पता है कहां बनती है? ऑफिस में बैठ के। तो जो साड़ी की डिजाइन बना रहा है ऑफिस में बैठ के, ही इज नॉट डूइंग एनी ऑफिशियल वर्क, ही इज नॉट डूइंग एनी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ठीक है। ही इज डूइंग वर्क रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। लेकिन कर कहां पे रहा है बैठ के ये खर्चा? ऑफिस में। तो ऑफिस का सारा खर्चा ऑफिशियल नहीं होता बच्चों। ऑफिस का खर्चा भी प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकता है। तो अब आइए एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे को बोलने का तरीका सीखते हैं। हम ऐसे बोलेंगे अब एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे को। देखिए हम बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। दो प्रकार के हैं ये, एक रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, ऐसे ब्रैकेट में लिख के बोलेंगे। ठीक है। और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ब्रैकेट में जनरल। ठीक है। जब बोलेंगे जनरल तो इसका मतलब क्या होगा? ऑफिशियल, ऑफिस वाला खर्चा। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऑफिस ओवरहेड भी बोला जाता है, पता है आपको ये बात? इसे हम ऑफिस ओवरहेड भी बोलते हैं। ठीक है। लेकिन दिस ऑफिस ओवरहेड मे बी रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑल्सो। अच्छा, सिर्फ सर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहीं लिखा हुआ है तो उसे क्या माने? रिलेटिंग टू प्रोडक्शन माने या फिर जनरल माने? जनरल मानेंगे। अगर हमने कहीं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लिख दिया तो आप उसको हमेशा क्या मानेंगे? जनरल, ऑफिस का खर्चा। ठीक है। जो यानी ब्रैकेट में जनरल लिखा हो चाहे न लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल ही माना जाएगा। और अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए इसको कौन कौन खर्चा चिपकाता है? जब फैक्ट्री से माल बाहर निकलता है तो प्रोडक्शन के जितने और खर्चे होते हैं सब धकाधक इसके ऊपर चिपकाना शुरू करते हैं। ऑफिस वाला कहता है अरे मेरा भी कुछ खर्चा था, प्रोडक्शन वाला साड़ी की डिजाइन बनाए थे वो कौन लेके जाएगा? वो भी चिपका देता है। ठीक है। देखो क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा चिपक गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लेकिन रिलेटिंग टू प्रोडक्शन वाला। ठीक है। रिलेटिंग टू प्रोडक्शन वाला, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। सारे एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं जोड़ने, हमने आपको सिखा दिया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दो तरीके के हो गए। ठीक है।
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल। ठीक है, अच्छा और देखो पैकिंग का खर्चा। पैकिंग मान लो फैक्ट्री में नहीं होता था, अगर फैक्ट्री में होता होगा तो ऊपर जुड़ गया होगा, ऊपर ही यहीं पे जुड़ गया होगा, मटेरियल के साथ ही जुड़ गया होगा। ठीक है, ये मटेरियल के कंजप्शन जोड़ रहे थे ना, इसमें मटेरियल पैकिंग मटेरियल का कंजप्शन भी जुड़ गया होगा। भैया इतना पन्नी कंज्यूम हुई है, ठीक है, इतने स्टिकर कंज्यूम हुए हैं, सब उसी में हो गया होगा। लेकिन अगर पैकिंग बाहर हो रही होगी तो यहां पे लाके जोड़ देंगे। कोई तकलीफ किसी को यहां तक? अच्छा, यहां आपने ये बात नोटिस की थी कि नहीं कि परचेजेस का मतलब क्या होता है? परचेज जो माल लाने का पूरा खर्चा हम जोड़ देते हैं। जैसे 100 रुपए का मटेरियल आया, 10 रुपए उसमें फ्रेट लगाया, तो मटेरियल परचेजेस कितने की बोलते हैं? 110। ठीक है, अब एक चीज और, यहां पे कुछ बाई प्रोडक्ट बन जाते हैं माल बनाते समय, कुछ स्क्रैप भी हो जाते हैं। ठीक है, अब आप ये कह रहे हो कि इस बार फैक्ट्री में मेरी लागत लगी, आप खुद ही बताइए, छोड़िए, आप खुद ही बताइए। ओपनिंग में WIP नहीं था, क्लोजिंग में WIP नहीं था। ठीक है, इस बार फैक्ट्री में मेरा खर्चा कितना लगा? 5 लाख रुपया। ओपनिंग WIP नहीं था, क्लोजिंग WIP नहीं था, इस बार मेरा फैक्ट्री में खर्चा लगा 5 लाख रुपया। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितनी कहलाएगी? 5 लाख। नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितनी लगाएगी? 5 लाख। ठीक है, और अगर कोई इर्द गिर्द वाले खर्चे भी नहीं थे तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी? 5 लाख। कोई जरूरी थोड़ी ना कि साड़ी बना रहे हो डिजाइन बाहर बन रही हो। ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि रॉ मटेरियल की इंस्पेक्शन बाहर हो रही हो। जो बेसिकली प्रोड्यूस करता है ना, रॉ मटेरियल मशीन में डालता है, वो देख देख के डालता है, वही लेबर। तो ये तो इंस्पेक्शन का खर्चा भी कहां लग गया होगा? फैक्ट्री में ही, अलग से लगता ही नहीं है। तो ये इर्द गिर्द वाले खर्चे का लगना जरूरी नहीं है बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि ये सब बाकी खर्चे लग ही रहे हों। समझ में आ रही है बात? अगर बाकी खर्चे भी नहीं लग रहे हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। लेकिन अब एक बात बता रहे हैं आपको, इस बार हमने 5 लाख रुपए का खर्चा लगाया, कोई ओपनिंग WIP नहीं, कोई क्लोजिंग WIP नहीं, कोई इर्द गिर्द वाले प्रोडक्शन के खर्चे नहीं, लेकिन 10,000 रुपए का स्क्रैप डेवलप हो गया था प्रोडक्शन के दौरान, जो हमने बेचा है और 10,000 रुपए पाए हैं। तो जो माल तैयार किया उसकी लागत आप कितनी बोलेंगे? 4,90,000 रुपए, 4,90,000 ओनली। आपने 5 लाख रुपए लगाए और 10,000 रुपए आपको रिकवरी भी तो हो गई, तो आपकी लागत कितनी आई है? 490 ओनली। तो सिंपल सी बात यहां कह रहा है लेकिन अगर कुछ मिला है, रिकवरी वगैरह आई है, बाई प्रोडक्ट से मिसलेनियस इनकम आई है, तो उसे लेस कर देना बच्चों यहीं पे। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेंगे, जब खर्चा चिपकता है तो कोई रिकवरी क्या होती है? लेस भी होती है। ठीक है, और इसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भूलेंगे तो नहीं ना? क्या दिमाग में पिक्चर बैठ रही है? फैक्ट्री के अंदर जितना खर्चा लगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री के बाहर माल आया, बोलो, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इर्द गिर्द वाले अपना खर्चा चिपकाए और कोई रिकवरी थी तो वो लेस हुई, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आइए, अब ये सब कुछ हो गया बच्चों, ये सब कुछ हो गया। देखो क्या क्या हो गया, ध्यान देना। फैक्ट्री में खर्चा लगा, ये हमने कंसीडर कर लिया। इर्द गिर्द वाले अपना खर्चा चिपका ही दिए, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन वाला माना नहीं, प्रोडक्शन से रिलेटेड था तो चिपका ही दिया खर्चा। ठीक है, रिकवरी हुई, हम लेस कर दिए। अब ये माल यहां से निकल रहा है, ठीक है, ये सब चिपक भी गया है, ये कहां जाएगा? अब कहां जाएगा ये माल? वेयर हाउस जाएगा। यस, जो बच्चा एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है, ये बताइए फैक्ट्री में माल तैयार करके ऑफिस में ले जाने की क्या आवश्यकता है? माल तो कहां जाएगा? वेयर हाउस में। आइए बच्चों, ये इन सब को डाक देगा और कहां चला आया? वेयर हाउस। ठीक है, ये जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होता है, वेयर हाउस के सारे खर्चे को हम कहां पे ऐड करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है,
तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं ये जो मार्केटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, वेयर हाउस इसका एक हिस्सा ही है, ठीक है। तो दिस इज नेवरदलेस डिफरेंट फ्रॉम दिस मार्केटिंग, ये मार्केटिंग का एक हिस्सा ही है, ये वेयर हाउस क्या है, एक मार्केटिंग का हिस्सा है। तो हम इसको इसके साथ बॉन्डिंग कर दे रहे हैं इसकी, ये देखिए, क्योंकि इसका खर्चा आप कहेंगे सर अब इसका खर्चा कहां है, तो इसका खर्चा ऑलरेडी मार्केटिंग में है। मेरा माल वेयर हाउस में आ गया, ठीक है। कितने रुपए का माल वेयर हाउस में आया, जो माल फैक्ट्री के बाहर निकला था उसमें बाकी खर्चे चिपके और वो चला आया वेयर हाउस में, ठीक है। मान लीजिए वेयर हाउस में आया माल 8 लाख रुपए का, ठीक है। बिगिनिंग में, ईयर बिगिनिंग में वेयर हाउस में 1 रुपए का भी माल नहीं था, लेकिन ईयर एंड में 1 लाख रुपए का माल वेयर हाउस में रह गया। तो अब आपसे जानना चाहते हैं जो माल वेयर हाउस के बाहर गया वो कितने का, 7 लाख रुपीज होंगे, ठीक है। जो माल वेयर हाउस के बाहर गया वही तो बिका होगा कि और भी कुछ बिका होगा। जो माल वेयर हाउस के बाहर गया, वेयर हाउस के बाहर जो माल गया वो कैसे निकालेंगे हम, अगर ओपनिंग था वेयर हाउस में, ठीक है, और वेयर हाउस में जो माल होता है उसको कौन सा माल बोलते हैं, फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जोड़ दीजिए और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स घटा दीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर वेयर हाउस में ओपनिंग में 2 लाख रुपए का माल था और ईयर एंड पे 1 लाख रुपए का माल था, तो जो माल वेयर हाउस के बाहर गया वो कितने का होगा, 2 लाख का पहले से था, 8 लाख रुपए का माल और आया, 10 लाख हो गया, 1 लाख रुपए का माल बचा है, यानी बाहर कितना गया, 9 लाख का। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स जोड़ दीजिए, क्लोजिंग फिनिश गुड्स घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा वेयर हाउस के बाहर माल कितना गया। देखिए यही करा रहा है, कह रहा है कि ओपनिंग फिनिश गुड्स जोड़ दीजिए और क्लोजिंग घटा दीजिए, ये पता चल जाएगा आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है जो माल वेयर हाउस के बाहर गया उसकी लागत। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो माल इस बार वेयर हाउस में घुसा उसकी लागत। देखो बच्चों बहुत ध्यान से देखो देखो देखो, ये 8 लाख रुपए ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था। ये 8 लाख रुपए क्या है, जिसमें ये लोग अपना सारा खर्चा चिपका दिए, रिसर्च वाले ये सब चिपका दिए, इसी को तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो माल होता है जो वेयर हाउस में घुसता है, और जो माल वेयर हाउस के बाहर आता है वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पता है आज आप पहली बार नहीं सुन रहे हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने पहले भी सुना है, लेकिन इस अंदाज में नहीं सुना होगा, ठीक है। तो फिर से हम रिपीट करते हैं, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बोलिए। जो माल वेयर हाउस में घुस रहा है, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर जो माल वेयर हाउस में घुस रहा है वो क्या क्या चिपका के लाया है अपने साथ, पूरा फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री के इर्द गिर्द वाले खर्चे, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड करता था वो चिपकाते हुए लेके आया है वेयर हाउस में, ठीक है। जो माल वेयर हाउस में घुसा वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो बाहर आया वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखिए जो बाहर आया ये था कॉस्ट, हम जो घुस रहा है उस पर लिख दे रहे हैं दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो बाहर घुस रहा था वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था। अब जो बाहर आ रहा है बच्चों, जो बाहर आ रहा है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं सीओजीएस, ठीक है ना। देखो बच्चों ये बाहर आ रहा है माल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब ये बाहर जाने लग जाता है तो दो लोग चिल्लाने लग जाते हैं, कहते कहां जा रहे हो, हमसे कुछ बातचीत होगी कि नहीं होगी। ये ऑफिस का कुछ खर्चा बच गया था एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑफिशियल वाला, और सेल्स वाला कह रहा है हम लोग क्या फोकट में खर्चा कर रहे हैं, हम लोग का खर्चा कहां चिपकेगा। तो ये लोग धकाधक अपना खर्चा इस पे चिपकाना शुरू कर देते हैं, कहते हो तुम लोग माल बने निकल के बिक रहे हो, हमारा खर्चा कहां जाएगा। भाई हम लोग तो प्रोडक्शन से रिलेटेड थे नहीं, तो कोई तो लेगा मेरे खर्चों को। तो जो माल वेयर हाउस से बाहर जाने लगता है ये लोग अपना खर्चा ढकेल देते हैं उसके ऊपर। ठीक है, कौन सा ढकेला, एडमिनिस्ट्रेटिव ढकेला, सिर्फ ऑफिस वाला, ऑफिशियल खर्चा, ठीक है, क्योंकि कुछ खर्चा वो पहले ही ढकेल चुका था,
रिलेटिंग टू प्रोडक्शन वाला तो, ठीक है। तो इस पीरियड में जितना, अब ऑफिस के खर्चे कौन सा ये फेंका है, जितना भी इस पीरियड में लगा था, ये कॉस्ट शीट अगर साल भर की है तो साल भर में जितना लगा था सब फेंक दिया, ठीक है। मार्केटिंग वाला कितना खर्चा फेंका, पूरा साल भर जितना लगाया था सब फेंक दिया, कहा अरे तुम्हारी वजह से ही तो है, ठीक है, हम लोग क्या फोकट में खर्चा कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से ही तो कर रहे हैं, जो माल बिक रहा है इसी के लिए तो कर रहे हैं। तो इन्होंने अपना खर्चा फेंक दिया। आइए देखते हैं सीओजीएस के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल वाला, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ दिया तो आ गया कॉस्ट ऑफ सेल, हो गया सारा खर्चा। इसी को प्यार से और क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट। और जब आप सेल से इसका डिफरेंस ले लेंगे तो प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। इफ सेल इज मोर देन कॉस्ट ऑफ सेल देन इट इज प्रॉफिट, इफ सेल इज लेस देन कॉस्ट ऑफ सेल देन इट इज लॉस। तो यही सिंपल सी कॉस्ट शीट है, छोटी सी सिंपल सी कॉस्ट शीट। ठीक है, वैसे आपको बता दें कि जनरली कॉस्ट शीट पढ़ाने का जो तरीका है वो यही है कि कॉस्ट शीट इज एन फॉर्मेट, ठीक है, दिस इज अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, कोई भी आइटम ऊपर नीचे नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। और जनरली पढ़ाने का यही तरीका होता है कि सिंस दिस इज एन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट तो बच्चों आप इसे क्या कीजिए, याद कर लीजिए, दिस हैज टू बी मक्ड अप। बट दिस इज गॉट एन कॉन्सेप्ट कि ये खर्चा यहीं पे क्यों जोड़ा जाता है, ठीक है, और एक एक बात का मतलब क्या है, सीओजीएस का एग्जैक्टली मतलब होता क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, ये हमने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या हमें ये बात समझ में आई कि नहीं, रिपीट करते हैं विदाउट लुकिंग एट द कॉस्ट शीट। आइए हम लोग बात करेंगे विदाउट लुकिंग एट द कॉस्ट शीट। चलो बच्चों सामने देखिए, रिपीट करते हैं हम लोग। सबसे पहले खर्चा कहां का देखें, बोलिए कहां जाएं, फैक्ट्री, ऐसे बोलिए फैक्ट्री में सर पहुंचिए। फैक्ट्री का डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर डायरेक्ट वेजेस इंकर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंकर्ड, जोड़ दीजिए क्या कहलाएगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट अभी सिर्फ डायरेक्ट खर्चा हुआ, उसमें अब जोड़िए फैक्ट्री का ही क्या, इनडायरेक्ट खर्चा, जिसे हम कहेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का और भी बहुत नाम है, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक है, जो भी नाम से एग्जाम में बोलता है आपको, आपने उसे जोड़ा। उसके बाद क्या आया, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है, इस बार फैक्ट्री में कितना खर्चा लगा। पता है अगर हम एग्जामिनर हो तो हम ये सब बोलेंगे ही नहीं। पता है हम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे टोटल कॉस्ट इंकर्ड इन फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर वाज इतना। अब जिसको नहीं समझ में आता ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, जो फॉर्मेट रटा है ताकि वो बच्चा ही आउट हो जाए, ठीक है। एंड नेवरदलेस यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, रेयर होते हैं, ठीक है, लेकिन बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। कोई प्रोफेशनल एग्जाम हो रहा है तो इस तरीके के पेपर्स क्रिएट किए जाने चाहिए जिससे समझ में आए कि बच्चा जानता भी है कि नहीं, कि रट क्या है कि तीन चीज को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट, और फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देंगे तो वो होगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। व्हाट एग्जैक्टली इज दैट, टोटल कॉस्ट इंकर्ड इन फैक्ट्री ड्यूरिंग द पीरियड। उसके बाद क्या करना होगा हमको, अब फैक्ट्री का हो गया तो फैक्ट्री के बाहर देखना है, जो माल फैक्ट्री के बाहर गया क्या एडजस्ट करें, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। क्या आपको याद आ रहा है ना, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जोड़ना है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी घटाना है, यू विल गेट नेट फैक्ट्री कॉस्ट। एंड नेट फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो माल फैक्ट्री के बाहर आया उसका फैक्ट्री का खर्चा, ठीक है। तो इस लाइन को सिर्फ यहां तक का फिगर देने की बजाय एग्जामिनर ऐसे बना सकता है कि नहीं, गुड्स रिमूव फ्रॉम फैक्ट्री एट फैक्ट्री कॉस्ट ₹5 लाख। तो आपको सीधे समझना होगा कहां तक पहुंचा दिया एग्जामिनर ने, सीधे नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक, ठीक है। और ये वही बच्चा समझ पाएगा जो कॉस्ट शीट समझता है, ठीक है, दिस इज नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब अगला बात, जब वो फैक्ट्री के बाहर निकल जाएगा माल तो कुछ लोग उसको क्या करेंगे, परेशान करेंगे, कहेंगे हम लोग का खर्चा कौन चिपकाएगा, हम लोग भी तो प्रोडक्शन की वजह से थे, ठीक है। तो धकाधक सब खर्चा फेंकेंगे। कौन कौन फेंकेगा, चलो याद करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, और बोलो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, और बोलो पैकिंग कॉस्ट, और बोलो बगल वाला भी एक फेंक रहा है
एडमिनिस्ट्रेशन वाला प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा, ठीक है। कुछ लोग खर्चा चिपका रहे हैं तो कुछ हम लेस भी करेंगे, क्या, अगर कोई स्क्रैप वगैरह की रिकवरी हुई है तो, ठीक है, बाई प्रोडक्ट स्क्रैप्स की रिकवरी हुई है वो लेस कर देंगे। अब जो आएगा उसे क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली ये माल घुस रहा है, ठीक है, ये तो बाकी लोग, वो तो घुस ही रहा था, वो तो अपना चल रहा था खर्चा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट चल रहा था, सब धकाधक फेंकते जा रहे थे, फेंकते जा रहे थे, और जब तक वो वेयर हाउस पहुंचा तब तक वो क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप ऐसे कहिए कि जब फैक्ट्री से निकलता है तो वो रहता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। हम फैक्ट्री, ये फैक्ट्री है, हम निकल रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। और जब तक वेयर हाउस में घुसेंगे तब तक क्या कहलाने लग जाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि बीच में बहुत सारे लोगों ने क्या की, मेरी पिटाई की, ठीक है, मेरे ऊपर खर्चा चिपका दिया, और हम नेट फैक्ट्री कॉस्ट से क्या बन गए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। हम जब वेयर हाउस में घुस गए तो जरूरी नहीं है पूरे के पूरे बाहर आए, कुछ पुराने साथियों के साथ बाहर आते हैं, कभी कभी कुछ अपने साथियों को छोड़ के बाहर आते हैं, ठीक है। तो जो बाहर आता है वो क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हाउ आर वी गोइंग टू एडजस्ट दिस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे पहुंचे, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, दिस विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड जब हम बाहर जा रहे हैं तो कुछ खर्चे तो अभी तक कहीं जुड़े ही नहीं, जिनका बेसिकली डायरेक्ट, और क्यों नहीं जुड़ पाए, पता है उसके पीछे कारण है कि उनका कोई डायरेक्ट रिलेशन था ही नहीं, प्रोडक्शन से कोई डायरेक्ट रिलेशन तो था नहीं। ऑफिस में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठ के अकाउंटिंग एंट्री कर रहा है उसका प्रोडक्शन से क्या लेना देना, तो बेचारा उसी की ऑफिस की सैलरी बच गई थी, सेल्स वालों के खर्चे बच गए थे, क्योंकि दे वर नॉट रिलेटिंग डायरेक्टली टू प्रोडक्शन, इसीलिए प्रोडक्ट पे आ नहीं पाए थे। लेकिन है किसके लिए ये सारे खर्चे, हैं तो यही माल बनाने के लिए, बेचने के लिए। तो वो सारे खर्चे भी क्या होते हैं, पीरियड के पूरे जाके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चिपक जाते हैं। और जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये सारे खर्चे चिपक जाते हैं तो चिपकने के बाद ये क्या कहलाता है, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, यू विल गेट सेल्स। चलिए इतना समझ में आ गया सबको। तो देखिए आपने इसी बहाने कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट रट लिया, याद कर लिया, ठीक है। अब आइए कुछ बातें और बताते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है इसके, ठीक है। लेट मी टेल यू कि दिस इज द कॉस्ट शीट फॉर्मेट हैज बीन चेंज्ड, ठीक है। तो एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न, दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम। कोई भी अपडेशन आती है, कुछ भी नया आता है तो क्या होता है, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। पहले जो फॉर्मेट था वो थोड़ा सा डिफरेंट था इससे, ठीक है। एंड बिलीव मी, जब वो फॉर्मेट ऐसा था ना तो हमें ऐसा लगता भी था, महसूस भी होता था कि ये होना नहीं चाहिए, होना वो चाहिए जो आज कह रहा है कॉस्ट शीट, ठीक है। पहले जो ट्रीटमेंट थी वो एक डिफरेंट ट्रीटमेंट थी, ठीक है। किस खर्चे को किस लेवल पे जोड़ना है वो लेवल में अंतर था, ठीक है। और हमें लगता था कि प्रोसेस तो ये है जो हम आज आपको समझा पाए हैं, ठीक है। तो मेरे दिल में हमेशा एक कसक होती थी कि प्रोसेस मेरा दिल कह रहा है कुछ और, लेकिन फॉर्मेट बनाने वालों ने क्या किया है, कुछ और ही बनाया है। तो खुल के शायद हम कॉस्ट शीट को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, ठीक है। आज कहने में अच्छा लग रहा है क्योंकि जो कॉस्ट का प्रोसेस है, जिस तरीके से माल मूव करता है, कॉस्ट शीट भी क्या कह रही है, वैसे ही लागत जुड़वा रही है, ठीक है। तो दिस इज एन रीसेंट अमेंडमेंट टू द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट विच विल डेफिनेटली बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो, ठीक है। आइए अब कॉस्ट शीट में थोड़ी सी और बात करें। चलिए देखिए, क्या ओपनिंग और क्लोजिंग WIP का होना आवश्यक है? नहीं। इस बार जितना माल फैक्ट्री में बना उतना पूरा बाहर आ गया, पहले से कुछ भी नहीं था, आखिरी में कुछ नहीं था। तो अगर ये नहीं है बच्चों, तो जब आप फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देंगे तो उसके बाद ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट नहीं बोलेंगे। जब ये है ही नहीं तो सीधे आप कहां पहुंच गए फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने के बाद, नेट फैक्ट्री कॉस्ट पे, ठीक है। और ग्रॉस और नेट तब बोलने की जरूरत पड़ती है जब आप फैक्ट्री कॉस्ट दो बार लिखते हो कॉस्ट शीट में। अगर एक ही बार लिखे हो तो ग्रॉस और नेट बोलने की क्या जरूरत है, सीधे क्या लिखना, फैक्ट्री कॉस्ट। तो आई एम रिपीटिंग अगेन कि अगर आपके पास WIP ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, यहां के बाद यहां में कोई अंतर नहीं होगा। पेन चेंज कर लें, यहां पे और यहां पे कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि इनके बीच में सिर्फ WIP है, ठीक है।
तो आप एक बार ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और फिर प्लस माइनस जीरो करके सीधे कहां पहुंच गए, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ऐसा बिल्कुल ना करिएगा, सीधे आप क्या लिखिएगा, फैक्ट्री ओवरहेड लिखने के बाद सीधे लिख दीजिएगा फैक्ट्री कॉस्ट। अब ग्रॉस और नेट भी मत लिखिएगा, क्योंकि ग्रॉस और नेट तब लिखा जाता है जब एक ही फिगर को दो बार लिखा जाता है, ठीक है। जब आप फैक्ट्री कॉस्ट कोई दो बार लिखते हैं ना, तो एक बार ग्रॉस लिखते हैं, एक बार नेट लिखते हैं। जब आप एक ही बार लिखना हो तो आप सीधे क्या लिखिएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, दूसरी बात, नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट इज वन एंड द सेम थिंग। अगर हम कभी ऐसे बोले फैक्ट्री कॉस्ट इतना रुपया है, 5 लाख रुपया, तो इज इट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और नेट फैक्ट्री कॉस्ट? नेट। ये तो आपको वैसे भी पता होगा, जैसे हम सेल बोलते हैं 5 लाख रुपया है, तो ग्रॉस सेल बोल रहे हैं कि नेट सेल? नेट सेल। अगर हम सेल 5 लाख रुपए बोल रहे हैं तो इसका मतलब होता है सेल माइनस सेल रिटर्न, ठीक है। तो ये सबको मालूम है कि नेट फिगर, नेट वर्ड बोलना या ना बोलना एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात सुनिए, ये इर्द गिर्द वाले, इनको हम बोलते हैं इर्द गिर्द वाले खर्चे, ठीक है। फैक्ट्री के आसपास जो मंडराते हैं खर्चे वो हैं, ठीक है, ये सारे। अगर ये सब नहीं है, अगर ये सब नहीं है और ओपनिंग क्लोजिंग WIP भी नहीं है, तो फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने के बाद सीधे पता है क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों ये भी याद रखना पड़ेगा कि अगर इर्द गिर्द वाले भी नहीं है और ओपनिंग क्लोजिंग भी नहीं है, तो हम सीधे कहां पहुंच जाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मान लीजिए ओपनिंग क्लोजिंग है, ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP है, लेकिन इर्द गिर्द वाले खर्चे नहीं है, तो ओपनिंग क्लोजिंग WIP करने के बाद सीधे क्या लिखना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेट फैक्ट्री कॉस्ट की जगह पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ला देना। समझ में आ रही है ना बात सबको? अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अगर नहीं है, तो पता है सीधे यहां से क्या आ जाएगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट की जगह पे सीधे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मतलब आपको प्लस माइनस जीरो जीरो कर करके नहीं दिखाना है, कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को अकॉर्डिंगली क्या कीजिए, आप अल्टर कीजिए, ठीक है। आपके क्वेश्चन में जितनी फिगर्स हैं उसके हिसाब से आप कॉस्ट शीट प्रेजेंट कीजिए, राइट। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और फिर उसके बाद ये सब तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे पे हमेशा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि रिलेटिंग टू प्रोडक्शन लिखा है कि नहीं। रिलेटिंग टू प्रोडक्शन लिखा है तो आपको याद रखना होगा वो इर्द गिर्द वाले में जुड़ेगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले जुड़ेगा। और अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव में रिलेटिंग टू प्रोडक्शन नहीं लिखा है तो COGS के बाद जोड़ना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, बस अगर इतनी बात का ध्यान रखेंगे तो आप इसे कर पाएंगे, ठीक है। एक बात बताइए, तो खर्चे को हम लोग 4 कैटेगरी में बांट के जोड़ रहे हैं। एक फैक्ट्री का खर्चा, एक अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन और फिर उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आप जल्दी से बताएं हमें इनकम टैक्स कहां जोड़ेंगे? Where are you going to add income tax? हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे, कहीं नहीं जोड़ेंगे? यस, आप सही हैं। और जो लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बड़ी तकलीफ हो रही है कि शायद वो कॉस्ट की पहली क्लास ही भूल गए, जिसमें हमने ये पढ़ाया था, स्टार्ट कहां से किया था कॉस्ट, याद है? Cost is the amount incurred for production and distribution of goods. It does not include interest, tax, dividend. जो कॉस्ट नहीं है वो कॉस्ट शीट में कैसे आ सकता है? वो तो कॉस्ट ही नहीं ना है, ठीक है। तो एग्जाम में इस बात के लिए भी अलर्ट रहिएगा, एग्जामिनर बहुत बदमाश होता है, वो ऐसे आइटम भी डाल सकता है जो कॉस्ट ही ना हो और आप धक्का-धक कॉस्ट शीट में प्रेजेंटेशन में लगे हो कि कहां ले जाना है बस, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो कॉस्ट नहीं है उसको छाट के अलग, और फिर अगर कॉस्ट है तो 4 कैटेगरी में बांटिए, ठीक है, और अकॉर्डिंगली फिर कॉस्ट शीट प्रिपेयर कीजिए, राइट। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। A manufacturer has shown an amount of 16,190
in his book as establishment, which really includes the following expenses. कह रहा है एक मैन्युफैक्चरर ने 16,190 रुपीज के खर्चे को इस्टेब्लिशमेंट खर्चा लिख दिया, इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, जिसके अंदर ये सारी कॉस्ट है, नीचे दिया गया है, ठीक है। कहता है फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द सेपरेट टोटल्स of selling expenses, distribution expenses, administrative expenses, expenses which you disregard in estimating cost. मतलब प्रोडक्शन वगैरह का तो पूछ ही नहीं रहा है, कह रहा है सेलिंग का खर्चा बता दो, डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा है ये बता दो। हालांकि आपको कॉस्ट शीट में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ लिखना होता है, अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर हम अलग अलग करने को कहेंगे तो आप कर लेंगे। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एक्सपेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस? अगर कॉस्ट इसलिए इंकर हो रही है ताकि आप सेल जनरेट कर सके तो उसे कहा जाता है सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। एंड इन केस इट इज रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन, माल को देने का खर्चा है कस्टमर को, तो उसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जैसे वेयर हाउस से रिलेटेड जितना भी खर्चा होगा, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कस्टमर तक पहुंचाने का, इसका जो भी खर्चा होगा वो कहां जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन। आप सेल्समैन को सैलरी देते हो, मतलब ये कौन सा खर्चा है? सेलिंग का, इसलिए ताकि सेल्समैन क्या लाएगा? सेल लेके आएगा। एडवर्टीजमेंट का खर्चा कौन सा है? सेलिंग की कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट होगा तो कस्टमर खरीदेंगे, बिकेगा। अगर खर्चा इस उद्देश्य से किया जाता है कि माल बिक जाए तो उसे क्या कहा जाता है? सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। हम कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं 5%, कैसा खर्चा है? सेलिंग की कॉस्ट है। डिस्काउंट इसीलिए दे रहे हैं ताकि माल बिक जाए, राइट। तो सेलिंग का खर्चा और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ऑल्दो कॉस्ट शीट में आपको अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है, यू कैन राइट इट टुगेदर, बट स्टिल यहां पे थोड़ी सी आपकी नॉलेज चेक कर रहा है कि डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और नॉट। सेलिंग एक्सपेंसेस आर इंकर्ड टू जनरेट सेल्स, whereas distribution expenses relating to transportation and warehouse. तो आपको सेलिंग बताना है, डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कौन सा है ये बताना है, और जिसको आप कॉस्ट नहीं कहते हो वो बताओ। मतलब एक्सपेंस विच यू डिसरिगार्ड इन एस्टिमेटिंग कॉस्ट, जिसको कॉस्ट कहते ही नहीं, मतलब जो कॉस्ट शीट में नहीं आता है उसको अलग कर दो। 4 कैटेगरी में खर्चे बांटने हैं। तो जल्दी बताइए, एजेंट कमीशन ये कहां का है? एजेंट कमीशन, व्हाट इज दिस? हाँ, एजेंट कमीशन मतलब, एजेंट मतलब सेल्स एजेंट है, उसको हम कमीशन देते हैं। क्यों? ताकि माल बेचे। उसको कहते हैं 5 रुपए पर यूनिट देंगे तुमको। क्यों दे रहे हैं? अरे माल बिकवाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है, कस्टमर को पहुंचाने के लिए थोड़ी ना दे रहे हैं। दिस वाज सेलिंग। वेयर हाउस वेजेस, वेयर हाउस वेजेस मतलब जो वेयर हाउस का देखभाल रखता है वहां के मजदूरों की वेजेस है, तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। वेयर हाउस रिपेयर, जहां भी वर्ड वेयर हाउस दिखे ना सीधे बोल दो क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। लाइटिंग ऑफ ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव। ऑफिस सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव। डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, हाँ, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग का मतलब क्या होगा? अब यहां पे हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ट्रेवलिंग कौन ट्रेवल करता है? माल ट्रेवल नहीं करता, गुड्स ट्रेवल नहीं करते हैं, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है, इंसान ट्रेवल करते हैं। तो बेसिकली सेल्समैन ट्रेवल कर रहा होगा। क्यों? सेल्स लाने के लिए, ठीक है। गुड्स ट्रेवल नहीं होता, गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता ट्रेवल, ट्रेवल सेल्समैन कर रहा होगा, पर्सन कर रहा होगा। और वो क्यों कर रहा होगा? बिकॉज ऑफ जनरेटिंग सेल्स, राइट। तो दैट इज सेलिंग। रेंट रेट्स इंश्योरेंस ऑफ वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन। रेंट रेट्स इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस, बोलो, एडमिनिस्ट्रेटिव। लाइटिंग ऑफ वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन। वेयर हाउस से रिलेटेड जो दिखे सीधे डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है वो। प्रिंटिंग स्टेशनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस के खर्चे होते हैं ये सब। ट्रेड मैगजीन, ऑफिस में कुछ ट्रेड से रिलेटेड मैगजीन वगैरह मंगाई जाती है, उसका खर्चा लगता है। कौन सा खर्चा है? ऑफिशियल खर्चा है। ऑफिस में न्यूज़पेपर आना, मैगजीन्स आना, ये सब ऑफिशियल खर्चे हैं। चाय नाश्ते का आना, जो भी चीज आपको लगे ना ऑर्डिनरली ऑफिस में होता है तो वो ऑफिस खर्चे हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव, डोनेशन,
ये कॉस्ट ही नहीं है, ये चौथी वाली कैटेगरी में जाएगा, उस वाले जो एक्सपेंसिव विच यू डिसरिगार्ड, ठीक है, ये कॉस्ट नहीं है डोनेशन, बिकॉज दिस हैज नथिंग टू डू विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, और ये कोई ऑफिस का खर्चा भी नहीं है। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस क्या होता है, जैसे बैंक में चेकबुक आई उसके चार्ज, डीडी बनवाया, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह उसके चार्ज, तो बैंक के जो चार्जेस होते हैं ये सब कैसे खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस में ये सब होते रहते हैं छोट-मोट खर्चे। कैश डिस्काउंट अलाउड, हाँ, नो, कैश डिस्काउंट, व्हाट इज कैश डिस्काउंट, डू यू अंडरस्टैंड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, वन इज स्ट्रेट डिस्काउंट एंड द अदर इज कैश डिस्काउंट। हम आपको पहले दोनों डिस्काउंट के बारे में बताते हैं, फिर आंसर कीजिएगा। ट्रेड डिस्काउंट उस डिस्काउंट को कहा जाता है जो सेल जनरेट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, और कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि पेमेंट कस्टमर से जल्दी आ जाए, ठीक है, जल्दी पैसा पाने का डिस्काउंट है। कौन सी कॉस्ट है, कुछ नहीं, कॉस्ट ही नहीं है। दिस हैज नथिंग टू डू विथ प्रोडक्शन, दिस हैज नथिंग टू डू विथ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन का है क्या ये कैश डिस्काउंट, पहले बताओ, प्रोडक्शन का खर्चा है नहीं, कस्टमर को कह रहे हैं कि एक हफ्ते में पैसा दे देना तो हम तुमको डिस्काउंट दे देंगे, तो प्रोडक्शन का क्या लेना देना इसमें, क्या इसका लेना देना सेल जनरेट करने से है, नहीं, सेलिंग का खर्चा भी नहीं है, ये सेल करने के लिए थोड़ी ना दिए हैं। और आपको तो पता ही है जो खर्चा प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड नहीं होता वो खर्चा कॉस्ट ही नहीं होता। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट बच्चों, सोचो और बताओ बच्चों, बैड डेप्ट क्या होता है, बैड डेप्ट क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्या ऐसा किए कि बैड डेप्ट हो गया, उधार में माल दिए इसलिए बैड डेप्ट हुआ, अगर उधार ही ना दे तो बैड डेप्ट हो सकता है कभी नहीं, उधार देते हैं तभी बैड डेप्ट होता है। उधार क्यों दिए, क्यों दिए उधार, सेल बढ़ाने के लिए, कैश सेल करते हैं तो सेल कम हो जाती है, थोड़ा उधार भी देते हैं तो सेल बढ़ जाती है। अब बताओ, थोड़ा सा हेल्प किए आपकी, सेलिंग का खर्चा है, ठीक है ये बात। आइए प्रेजेंट कर लेते हैं, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। आंसर 1, आपने तो मार्किंग कर रखी है ना, तो एक बार हमें लिखवाते जाइएगा, हमसे अगर कुछ छूट रहा हो तो। सेलिंग एक्सपेंसेस में हमने एजेंट कमीशन लिखा था, ठीक है, 5750, देन उसके बाद राइट, छूटेगा तो बताइएगा, ठीक है, हम लिख रहे हैं अपने से। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 760, देन बैड डेप्ट आई बिलीव, राइट, टोटल कर लीजिए इसकी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दूसरा क्वेश्चन है, इसमें तो ढेर सारे खर्चे हैं, वेयर हाउस वेजेस, वेयर हाउस रिपेयर्स, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ वेयर हाउस, अमाउंट भी लिखते ही जाएं, 1800, दूसरा 510, देन रेंट रेट्स इंश्योरेंस ऑफ वेयर हाउस इज हाउ मच, 310, लाइटिंग ऑफ वेयर हाउस इज 270, बस हो गया। टोटल आप हमें बताते जाएंगे,
lighting of office 70, office salary is 1130, then director's remuneration is 1400, then office insurance 230, printing and stationery 1500, trade magazine 70, bank charges 100, एंड फोर्थ क्या था, डिसरिगार्ड ना, expenses disregarded in estimating cost. One is donation 150 and the other is cash discount allowed. इस क्वेश्चन में कॉस्ट शीट नहीं बनानी थी, देखा आपने, सिर्फ एक बेसिक क्वेश्चन हमने दिया था ताकि आपको एक्सपेंस क्लासिफाई करने आए, क्लासिफाई करने आएगा तब तो हम सही जगह पे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिला कि जैसे इनकम टैक्स है, डोनेशन है, ठीक है, कैश डिस्काउंट है, ये सबको कॉस्ट शीट में लेना ही नहीं है कहीं, राइट। बेड डिप दिया है तो लेना है, हाँ लेना है। चलिए जोड़िए इसको, सब हमें बता दीजिए टोटल इसकी सेलिंग एक्सपेंसेस 6680। एक बार देखते रहिएगा, हमने फिगर तो सारी लिखी है ना, डिस्ट्रीब्यूशन में 4 आइटम लिखा है हमने, राइट है। टोटल बताइए, हाँ 2890, ओके, देन 4500, ओके, नेक्स्ट 2120, सब कोई चेक कर लीजिए, आपका भी ऐसा ही आ रहा है ना। हो गया सबका, विल स्टॉप हियर।